हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा आज का टॉपिक सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण सब सवाल हैं जो आपका सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के कुछ अहम सब सवाल पर चर्चा करेंगे और इस पर पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे ताकि हमारा एग्जाम अच्छे ढंग से जा सके। आइए हम समझते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है आपका कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत, देखिए बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, समझिए सवाल को, कहता है बाल विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो आपको यह बताता है कि एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को और फिर हाथ और अंगुली को एक साथ चलाना सीखता है। देखिए, पहले बच्चा अपने पूरे हाथ को, फिर अंगुली को और फिर हाथ और अंगुली को एक साथ चलाना सीखता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा राइट जाएगा, चलिए बताइए। हाँ, तो आपका ऑप्शन ये देखिए 3 राइट जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्यों हुआ? देखिए आप गौर से, बालक पहले अपने हाथ पर कंट्रोल करता है, फिर अंगुली पर कंट्रोल करता है। देखिएगा, ये पहले हाथ को, फिर अंगुली को और फिर हाथ और अंगुली को एक साथ चलना सीखता है। देखिए इस जगह आप देखिए, हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना, और जब एक साथ होगा, एक साथ का मतलब एकीकरण। हाथ और यहाँ देखिए, हाथ और अंगुली को एक साथ कर रहा है ना, एक साथ चलना सीखता है, इसलिए एकीकरण हुआ, एक हो रहा है। हाथ और अंगुली को यहाँ देखिए एक साथ, ये पॉइंट देखिए आप, एक साथ चलना सीखता है, इसलिए एकीकरण का सिद्धांत हुआ। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका जो विभिन्न सिद्धांत है, इसमें कौन सा आपका सही है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल ए और सी, केवल बी और ये सभी। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा? देखिए आपका राइट जाएगा ये 4 नंबर, ये सभी। क्यों? देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर, यानी बाल विकास के जितने भी सिद्धांत होते हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। देखिए ये भी सिद्धांत में आता है कि विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, एक सिस्टम, एक सीक्वेंस के तहत आगे बढ़ती है, ये भी सिद्धांत में आता है। चलिए, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है कि विकास एकदम कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, सही बात है। ये भी सिद्धांत पर आ रहा है। अब देखिए, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती, ये भी सही है। तो कहने का मतलब बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी ए बी सी सब सही हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस सवाल पर, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? यानी बच्चे में जो विकास होता है, बाल विकास का, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि बालकों का विकास उसके व्यक्तित्वता, उसके पर्सनालिटी के अनुरूप होता है? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा, व्यक्तित्वता के अंतर का। क्योंकि यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ व्यक्तित्वता के अनुरूप दे रहा है। देखिए आप इसका पकड़िए, ये व्यक्तित्वता के अनुरूप कर रहा है ना। अब देखिए निरंतरता, यहाँ विकास की क्रम की एकरूपता, परस्पर समझ, देखिए व्यक्तित्व, यहाँ भी व्यक्तित्व है, यहाँ भी देखिए व्यक्तित्व है। आप ऐसे इस ट्रिक से समझ जाइए कि बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसके व्यक्तित्व, उसके पर्सनालिटी के अनुरूप होता है। तो यहाँ देखिए व्यक्तित्व अंतर का,
यहाँ में व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व, इससे भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। और ऐसे भी देखिए यहाँ व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। अब देखिए, अब एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो अब यहाँ देखिए कि बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। अब इसके व्यक्तित्व पर इसका विकास होता है, इसके व्यक्तित्व पर इसका विकास हो रहा है, तो यहाँ देखिए व्यक्तित्व का अंतर हो रहा है ना। अब देखिए इसको अच्छा परिवेश मिला, ठीक है, इसका विकास देखिए। अब इसको खराब परिवेश मिला, इसका विकास देखिए। तो यहाँ क्या है, इसके व्यक्तित्व का अंतर का सिद्धांत हो रहा है। तो एक बार आप पुनः इसको समझिए कि बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि बालकों का विकास उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। तो ये व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। अब हम जरा इसको क्लीन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर, कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। एक टीचर को बाल विकास का विभिन्न आयाम का जानकारी क्यों जरूरी है। देखिए ऑप्शन में है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए। आपका केवल ए होगा, केवल बी होगा, केवल सी होगा, ये सभी होगा। बताइए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन को समझिए आप कि बाल विकास के विभिन्न आयाम की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। एक टीचर को क्यों यह जानना जरूरी है कि बालक की सभी समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा विधि को अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 4 नंबर, ये सभी। क्योंकि देखिए अब आप समझिए, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक कलाकार होता है और वो बच्चे का पूरी तरह से निर्माण करता है, ये आप जान ही रहे हो। क्योंकि एक बच्चे का संपूर्ण निर्माण जो करता है उसमें एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, अब टीचर को बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी होना चाहिए। इससे वो क्या करेगा, बालक की समस्याओं का निदान करेगा। क्योंकि अगर उसको बाल विकास के हर आयाम की जानकारी होगी तो बालक के समस्या का निदान करने में, यदि बच्चा कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में टीचर को मदद मिलेगा। दूसरा, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाएगा। क्योंकि जब उसको विभिन्न आयाम की जानकारी एक टीचर को रहेगा तब वो कर सकता है। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर सकता है। ये तब कर सकता है जब उसको बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी होगी। तो ये सभी हो जाएगा। एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। एक टीचर के लिए बाल विकास का विभिन्न आयाम का जानकारी क्यों जरूरी है। क्योंकि इससे वह क्या कर सकता है, बालक के समस्या का निदान कर सकता है। देखिए ये समस्या का निदान करेगा, एक टीचर का काम है ना, अपने बालक के, अपने बच्चे के समस्या का निदान करना, ठीक है। अच्छा, एक टीचर का कर्तव्य है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाना ताकि बच्चा बढ़िया से समझ सके, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना। तो ये तीनों हो जाएगा, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बताइए निम्नलिखित में कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। यानी आंतरिक कारक क्या हो, जिसको कि हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवंशिक गुण। इसमें केवल ए होगा, ए और बी होगा, केवल सी होगा, ये सभी होगा। बताइए, तो आपका ऑप्शन इसमें 4 नंबर राइट जाएगा, ये सभी। क्यों? क्योंकि देखिए निम्नलिखित में कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने आंतरिक कारक है, ये बुद्धि। ये देखिए आंतरिक है, क्या आप बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। शारीरिक कारण, ये तो अंदर की बात है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक कारक। आनुवंशिक गुण, ये भी आपको दिखता है? नहीं दिखता है, ये सब आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक वो है जिसको कि हम लोग आंख से नहीं देख सकते। जैसे देखिए, आप मेरे ये बाहर चीज को देख रहे हैं, आप मेरे हाइट को देख सकते हैं, आप मेरे इस चीज को, बाहर का चीज को देख सकते हैं, मेरे से हाथ को देखा, मेरे उंगली को देखा, लेकिन आप मेरे अंदर की बुद्धि को नहीं देख सकते हैं। तो ये सब क्या हमारा आंतरिक कारक है, इसलिए ये 4 नंबर राइट जाएगा। देखिए अब इसके बाद का सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है।
अब ये भी उसी टाइप का है। देखिए, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जीवन की घटनाएं हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी और सी, ए और सी, उपरोक्त में सभी। तो आपका इसमें कौन सा राइट जाएगा? उपरोक्त में सभी। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आंतरिक, इस बार बाह्य कारक है। देखिए इसमें क्या है? आंतरिक कारक था। आंतरिक कारक को आप आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाह्य कारक को आप आंख से देख सकते हैं। देखिए, आप आंतरिक कारक को आंख से नहीं देख सकते हैं, आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाह्य कारक जो रहेगा, ये बाह्य कारक को तो आप आंख से देख सकते हैं ना, आंख से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा? निम्नलिखित में कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, यानी बाहरी कारक है, ठीक है। आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, देखिए ये सब बाह्य कारक है, इसको आप देख सकते हैं। किसी का आर्थिक स्थिति आप नहीं देखते हैं। अगर कोई गरीब रहेगा, वो देखिए किस तरह कपड़ा पहनता है, किस तरह का घर में रहता है, ये सब दिखता है, आंख से भी दिखता है। सामाजिक स्थिति, समाज में का स्थिति, जैसे मान लीजिए समाज का स्थिति एक बालक का किस तरह का है, किस तरह से सामाजिक डेवलपमेंट किया, ये सब क्या है? बाह्य कारक। इसको हम लोग आंख से भी देख लेते हैं। जीवन की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटता है, उसको हम लोग आंख से देख लेते हैं, इसीलिए बाह्य कारक है, ठीक है। यदि बाहर से ये दिखता है। अब देखिए यहाँ फिर है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति जानकर शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति जानकर शिक्षा देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा आपको बताना है। देखिए, एक टीचर है, शिक्षक है, बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञान के द्वारा बालकों का बुद्धि रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, या प्रकृति जानकर शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति जानकर शिक्षा देता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? केवल ए होगा, बी और सी होगा, ए और सी होगा, उपरोक्त में सभी होगा। तो आपका राइट जाएगा गाइस 4 नंबर। क्योंकि देखिए, एक शिक्षक है और वह बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों का, पहले देखिए बुद्धि देखेगा, रुचि का जानकारी देता है, तो एजुकेशन देने में उसको क्या होता है? बैलेंस मिलता है। अब देखिए, वो प्रकृति जानकर भी शिक्षा देगा। अब देखिए, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति जानकर शिक्षा देगा, क्योंकि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के आधार पर दे रहा है। और बाल मनोविज्ञान क्या है? मानव का व्यवहार है। चूंकि देखिए यहाँ ये कंडीशन दे रहा है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा ये करा, इसमें मानव का जितना भी व्यवहार आता है सब आ जाएगा। इसमें बुद्धि रुचि की जानकारी हो जाएगा, प्रकृति जानकर हो जाएगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इसमें सब आ जाएगा, यानी मानव का पूरा बिहेव, ठीक है। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बताइएगा आप कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किस तरह का? मानव व्यवहार का, मानव के सिद्धांत का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव के व्यक्तिगत विभिन्नता का। देखिए, जब भी शिक्षा ये मनोविज्ञान की बात आई, ये मनोविज्ञान का बात आए, तो इसका कंसर्निंग मानव व्यवहार से है, क्योंकि ये मन का विज्ञान है। और ये जब भी रहे शिक्षा मनोविज्ञान की कैसा विज्ञान है, तो आप ये दिमाग में रखिए, मानव के बिहेव से कंसर्निंग, क्योंकि ये मन का विज्ञान है। तो गाइज, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो कृपया आप एक लाइक अवश्य करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, आप वीडियो को पूरा वॉचिंग करेंगे। और गाइज, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका रोज़ वीडियो बनाता हूं, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा मैं आपका नित्य वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बड़े मज़े से क्रैक हो सके। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।